ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, बात हो रही है उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। सरकारें बदल गई, पहले भी कहा, चेहरे बदल गए, पहले भी कहा। मुख्यमंत्री युवा आए तो लगा कि वाकई में अब तो कानून व्यवस्था बदलेगी, थोड़ा सा मजबूती इसमें आएगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि साल दर साल बीत गया, आंकड़े बढ़ते गए, गणित के जो आंकड़े होते हैं वो बढ़ते गए। हाल ही में आसाराम यौन शोषण मामले में जो पीड़िता है उसके पिता का एक चौंकाने वाला बयान आता है, और वो बयान ये होता है कि वो कहते हैं हमें उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की बात सरकार ने कही थी, लेकिन आज हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश छोड़ने को जा रहे हैं। अब सवाल होगा उसी पर, क्या मुलायम सिंह यादव ने जब नसीहत दी थी अखिलेश यादव को कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए, अगर आज चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी। सिद्धार्थ जी के पास सीधे चल रहे हैं, चर्चा की शुरुआत ब्रेक के बाद उनसे कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ जी। आसाराम यौन शोषण मामले में एक लंबा वक्त गुजर गया, तकरीबन 3 साल का वक्त बता रही है रिपोर्ट, और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह गुहार लगाई गई इससे पहले, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन इधर सरकार ने सुरक्षा देने की बात कही थी पीड़िता के परिवार को, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ढकोसले और छल उनके साथ हुआ है। और आज वो कहते हैं, आपने रिपोर्ट में देखा होगा, उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश वो छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने भी सुना है, आपने जब हमें दिखाया था, रिपोर्ट दिखाई थी, मैंने भी सुना है, उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा है जी। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा उनके पास पर्याप्त है, अगर उनको लगता है कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं है तो और सुरक्षा दे दी जाएगी, वो लिख के दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिया है, वो बार बार बोल रहे थे, कई बार बात की है, लेकिन आज तक सुरक्षा में ढकोसला क्या होता है? क्या वो जज करने की सिक्योरिटी चाहती है? अगर आप मंत्रियों को दे सकते हैं तो ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं। वो ठीक है, मांगे, जांच होगी, इंटेलिजेंस देगी, जो जांच होगी उसमें सुरक्षा दी जाएगी उनको। तो कानून व्यवस्था इसका मतलब कमजोर है? कानून व्यवस्था हमारी कहीं कमजोर नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर होती। आप बार बार कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आप आसाराम बापू के मामले को घुमा के ले आए। मैंने भी सुनी है रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला, अब तक सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं, ठीक, और हमें न्याय नहीं मिला है। तो क्या वो न्याय नहीं मिला, उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार की कहां गलती आ जाती है? नहीं, सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को अलग कीजिए, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जान का खतरा है। मेरे पास है आंकड़ा, मैं बता सकता हूं। जी, आपको जानकारी का अभाव है। उनके यहाँ 6 सशस्त्र पुलिस वाले जब से उन्होंने मांग की है, आज तक है, संतुष्टि नहीं है। आप और लिख के दिखाइए, नहीं है, आप दिलवाइए। अरुण जी जरा जवाब दीजिएगा, दोबारा दीजिएगा, शायद मेरी जानकारी कम हो सकती है, आपकी नहीं। देखिए, जो शाहजहांपुर की वो पीड़िता है जी, अगर उसको अपनी सुरक्षा के प्रति कुछ अपर्याप्त लगता है, उसको कुछ खतरा दिखाई देता है या वो भयभीत है, तो उसका कारण है। अभी मुजफ्फरनगर में इसी कांड से, इसी केस से संबंधित आसाराम बापू का एक सहयोगी, वो बावजूद सुरक्षा के उसको पूरा सुरक्षा देनी चाहिए थी और उसकी हत्या हो जाती जी। तमाम देश में और भी ऐसे मामले आए हैं जिस पर यह संदेह किया जा रहा है कि जिन मामलों में गवाह थे उनकी हत्या हुई है। ऐसे में अगर जो पीड़िता है, जिसकी वजह से सारा मामला देश भर की समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है, उसका इस पर चिंता जाहिर करना या डर महसूस करना ये जायज है। और मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पाई है पीड़िता को, और उसके मन में तभी वो पलायन की बात कर रहे हैं, तभी वो पलायन की बात। उन्होंने पलायन की बात नहीं की है, आप चाहे दोबारा रिपोर्ट देख लें, उन्होंने कहा मैं न्याय नहीं मिला है, पलायन की बात न्याय तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। न्याय तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में उनसे न्याय नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा की बात को लेकर उन्होंने कहा सुरक्षा, उनको 6 सशस्त्र पुलिस वाले उनके साथ हैं, उनको और सुरक्षा चाहिए तो लिख के दें, अभी लिख के दें, 10 मिनट में सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा देने से, पुलिस बल बढ़ाने से, मेरठ में, मथुरा में आपने देखा होगा सुरक्षा बल तो बहुत सारा था, लेकिन फिर भी हालात जो बिगड़े, उससे संख्या से काम नहीं होता है, प्लानिंग और टेक्निक और जो तकनीक होती है। क्या वहां पर वो पुलिसकर्मी अपने हिसाब से, ठीक हिसाब से काम कर रहे हैं? मंजीत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये विचार ठीक नहीं है, गलत है उनकी। अगर सुरक्षा 6 आदमी कर रहे होते, ईमानदाराना सुरक्षा नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं दोगला रूप है कि चोर को कह दिया चोरी कर और साधु को कह दिया इसको पकड़ ले। ये सुरक्षा आज तक जिनका वो लगातार नाम बता रहे, किस नंबर से धमकी आ रही है, उस पर क्या कार्रवाई और क्या काम हुआ? एक भी अपराधी पकड़ में आया? सर्विलांस के जरिए अब कोई मुश्किल नहीं है, फोन किस नंबर से आया, कहां से आया, तुरंत उसे पकड़ा जा सकता है। ईमानदाराना सुरक्षा, ईमानदाराना काम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी जिसे चाहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जिएगा, वो रहेगा, चलेगा। यहाँ उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। ये तो एक लड़की का सामने मामला आ रहा है, सैकड़ों ऐसे किस्से होंगे जो बलात्कार के थानों में दबाए जा रहे हैं पैसों के
उसमें, क्योंकि थानेदार एक एक समाजवादी का कहीं ना कहीं लीडर का उसके पीछे हाथ है। थाने लखनऊ से बैठे हुए समाजवादी पार्टी चला रही है, थानेदार थोड़ी चला रहा है जी। क्राइम कितना हो रहा है जी। एक सवाल अब चलते चलते मथुरा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। जब कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं, लचर कानून व्यवस्था की बात करनी जरूरी हो जाती है कि अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि तमाम चीजें सही हो रही हैं। मैंने बलात्कार के आंकड़े बता दिए, अपराध के आंकड़े बता दिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट, जो चीजें जो हमने देखी है, लाइव देखा है, मथुरा में जो हुआ वहां पर भी कानूनी चूक हुई है। मंजीत जी, इस पर जवाब दीजिएगा। बीज बबूल के बोए आम कहां से हुए? किसने बोया राम वृक्ष यादव को? वो राम का वृक्ष वहां लगाया किसने? इन्होंने लगाया। 2 घंटे तक कहीं बैठ नहीं सकते, उठा के फेंट दिए, पुलिस फेंट देगी। हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, मेरे साथी कुलदीप त्यागी की हम धरने प्रदर्शन के अंदर किसान नेता की टांग तोड़ के रख दी मेरठ पुलिस ने, और उसकी जांच तक अब तक नहीं हो रही है। कुलदीप भाटिया के साथ क्या हुआ यहां पर बेगम पुल के अंदर, आपने देखा? भारत माता की जय करी जा रही और 3 थाने मिलकर पीट रहे हैं। मथुरा के अंदर जो ये जो कब्जा कराया, ये समाजवादी पार्टी सरकार की देन थी। समाजवादी पार्टी ने जब तक चाहा राम वृक्ष लगाकर वहां बैठे रहे और एक सल्तनत राम वृक्ष यादव ने वहां बना दी। समाजवादी पार्टी ने जब नहीं चाहा, एक दिन के अंदर उन्होंने राम वृक्ष, ये भी कानून व्यवस्था के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। बलात्कार को छोड़ दीजिए, अपराध को छोड़ दीजिए, लूट को छोड़ दीजिए, किडनैपिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ऐसे इंसान को पाला जा रहा है, उसे पोषा जा रहा है, तो उसका अंजाम क्या होगा ये तो सब जानते हैं और हमने मथुरा में देखा भी है। क्या कहेंगे आप? मथुरा में जो हुआ लचर कानून व्यवस्था का एक उदाहरण था। निश्चित रूप से लचर कानून व्यवस्था का मामला है। जिस तरह से वहां पुलिस गई और पुलिस को पिछले 2 सालों से लगातार जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही थी, वो उस कब्जा हटाने में नाकाम थी। और ये काम अभी भी प्रशासन या शासन की पहल पर नहीं हुआ जी। इस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर उसको खाली कराना था। जितनी फोर्स उपलब्ध करानी थी वो फोर्स उपलब्ध नहीं कराई गई। कमजोरी और नाकारापन वहां की पुलिस और प्रशासन का देखिए कि वो रेकी करने गए और आज ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट ठीक नहीं था। माने हम कितने कमजोर थे कि एक जिसको हमें खाली कराना है, पर्याप्त पुलिस बल नहीं भेज रहे हैं, रेकी करनी पड़ रही है, ठीक से आकलन नहीं हो रहा है, उनके हौसले इतने बड़े हैं, उनके पास हथियार जमा है, अवैध शराब की भट्टियां हैं, अवैध कनेक्शन है तो और इतना सारा असला है। कैसे अरुण जी, हम लोग ये लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। क्या ऐसे हालातों में ऐसे सवाल जो जलाते हैं, जो डराते हैं, जो धमकाते हैं, उनके बावजूद हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील होता देख रहे हैं? हर उत्तर प्रदेश वासी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते हुए देखना चाहता है, हर जाना चाहता है और हम भी चाहते हैं कोई भी सरकार बनाए इस प्रदेश के वासियों का भला होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली घटना नहीं थी पुलिस पर हमले की। पिछले 4 सालों में ये 1045वीं घटना थी। इससे पहले छोटी बड़ी तमाम घटनाएं पुलिस पर हो चुकी हैं। जिस प्रदेश में अपराधियों द्वारा पुलिस पर 1000 से ऊपर 4 साल में घटनाएं हो जाए तो जनता पर तो कितना उसको उत्पीड़न हुआ होगा। ये घटनाएं क्यों हुई? ये घटनाएं राजनीतिक संरक्षण के कारण हुई। ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता है सत्तारूढ़ पार्टी के, उनके दखल के कारण हुई, उनके अहम के कारण हुई। एक उदाहरण अभी कल हमें देखने को मिला है। माननीय हमारे छोटा भाई समझ लीजिए, वो भी राज्य मंत्री थे और छात्र नेता रहे, लेकिन जिस प्रकार से शासन में उन्होंने मतलब अधिकारियों से बात की है और जो सरकार ने जिस तरीके से उन पर फैसला किया, ये दूसरी बार उनके ऊपर उज्ज्वल का जिक्र आप कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरी बार फैसला हुआ उन पर। माने हम इतने निरंकुश हो गए, सत्ता के इतना मद हम में आ गया, इतना अहंकार आ गया कि हम अधिकारी को अधिकारी नहीं समझेंगे। इस प्रकार की भाषा बोलने से अधिकारियों का मनोबल गिरता है। अगर डीएम का मनोबल गिरेगा तो कोई एसडीएम काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। जहां एसएसपी और डीएम बैठे हुए, एक एसपी सिटी इस तरह से गोलीबारी में मारा गया हो, ये उत्तर प्रदेश की तो मेरे ख्याल से शायद पहली घटना होगी। नक्सल जहां प्रभावित है, आतंकवादी जहां क्षेत्र है, वहां पर इस तरह से बड़े बड़े पुलिस अफसरों पर भी घटनाएं होती नहीं है। सिपाही मारा जाए, सिपाही तो कई मारे जा चुके शासन में, कई को गोली लगी। अभी इससे पहले डीएसपी की हत्या हुई बिजनौर में। कितनी घटनाएं गिनाई जाएं। नहीं, एसएसपी जो शहीद हुए उनके भाई ने एक डीएम पर गंभीर आरोप लगाया था कि साफ तौर पर कहा था कि उन्हें बरगलाया गया था, गुमराह किया गया था एसएसपी को। क्या कहेंगे इस पर अरुण जी?
नहीं, एसएसपी को क्या बरगलाया गया, मुझे तो लगता है वहां टॉप टू डीएम ने सही रिपोर्ट उनको नहीं दी या कुछ इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि वो फुली जानकारी उनको नहीं थी, पूरी तरीके से वो आश्वस्त नहीं थे वहां जाने से पहले या वो जब जा रहे थे। तो ये सारा सिस्टम का फेल्योर है ना जी, सिस्टम का फेल्योर है। अगर डीएम और एसएसपी बैठकर आपस में ठीक से उनको जो सारे प्रदेश, जो पूरे जिले के पुलिस विभाग का एक मुखिया, एक प्रशासन विभाग का मुखिया है, अगर उन दोनों में तालमेल नहीं है, उनके पास सूचनाओं का अभाव है या सही सूचनाएं नहीं है, उनके अधीन इन चीजों को सही कौन करेगा? क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है? मैंने सिद्धार्थ जी से इससे पहले भी डिबेट में मैंने सवाल पूछा था कि सरकार की भूमिका नहीं है, इन्होंने कहा था सरकार की भूमिका क्यों है। अभी फिर उनके पास जाऊंगा। मुझे ये लगता है, मुझे एक सेंटेंस में कहूं तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी जब प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो प्रदेश की जनता को ये लगा था कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, एक सौम्य मुख्यमंत्री और एक नई सोच का मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल रहा है। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो एक सख्त प्रशासक की छवि नहीं बना पाए और वो कहीं ना कहीं जो पहले दिन से कहा जाता रहा कि कहने के लिए वो मुख्यमंत्री हैं, पर उनकी बागडोर और कई तरह के कार्टून भी आए, 5-5 घोड़े की रास पकड़े हुए वो अकेले बैठे एक मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। अगर कहीं एक चचा का दखल है तो कहीं दूसरे चचा का दखल है, और वो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं, और मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो राजनीतिक ओहदे में भी बड़े हैं। वो जो करते आए उसको वो चुपचाप सहते गए, ठीक से निर्णय नहीं ले पाए, और यही कारण यहां भी हुआ है। जो दो चचाओं के नाम आ रहे हैं, तो कहीं कोई चचा है, कहीं कोई चचा है, और इस सब से प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो। इसी पर आपसे छोटा सा जवाब, फिर सिद्धार्थ जी के पास जाएंगे। देखिए जी, मैं इस मंच पर अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं तो ये दोनों पार्टियां इस प्रदेश के अंदर पिछले गत 26 साल से सांप्रदायिकता फैलाए हुए, इनका दोनों का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता से हाथ नहीं मिलाया, हम कभी सांप्रदायिकता कौन सा सांप्रदायिक नहीं बनने देंगे, सिवाय आपको सांप्रदायिक भड़का के सांप्रदायिक बातें करके झगड़े कराकर विकास कराना नहीं है। इन मुद्दों के आधार पर बात कोई देश सुन रहा है ना प्रदेश सुन रहा है। आपको अगर इतना स्वीकार्यता आपकी होती तो आज आपकी बात का जो कह रहे हैं उसका महत्व होता। आज की इस बहस में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है। आप चाहे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएं या भारतीय जनता पार्टी पर लगाएं, आप ये कहें कि ये कानून व्यवस्था है, यदि आप भी अगर इसमें सक्षम रहे होते, इसके बीच वहीं वो गए थे, ये जितने, अगर जब 26 साल से आप बाहर हैं, 90 से पहले यदि आपकी सरकार थी तो शायद 90 के बाद इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जितने 90 से पहले हुए। इस शहर ने भी 87 के बाद कोई बड़ी ऐसी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि आपका तो शासन बिल्कुल फेल हुआ ही हुआ, और आज आपकी कोई बात प्रदेश की जनता भी सुनने को तैयार नहीं। आने वाले चुनाव में भी आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं। देखिए, आप जनता को बहकाने में कामयाब रहे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाएंगे, ये आज तक नहीं आप मंजीत जी, अरुण जी, मेरा विषय कानून व्यवस्था है और मैं चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा सूबा सबसे ज्यादा शांति यहां बनाए रखे और बने, लेकिन यहां बनती हुई नहीं दिख रही है। हमने तमाम लोगों को देखा है, मुख्यमंत्री बदल गए, अच्छे मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बावजूद भी कल्याण सिंह भी थे इधर, अब आप मायावती जी भी रही हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को काम नहीं किया। मंजी जी, किस तरीके से आप देखते हैं? मथुरा का जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि फेल्यूर, एक बार फिर से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और कानून के और जो सुरक्षा और जो जांच एजेंसियां वहां पर थी, इनपुट अच्छे नहीं मिले, इसलिए इतना बड़ा हादसा वहां हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कांड हुआ। इससे 2 हमारे होनहार द्विवेदी जी हमारे मेरठ में रह गए, उसका भी हमें दुख है, और योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया। ये बीज इन्होंने बोए, उसको बड़ा करा, अब इन्हें ही काटना पड़ा। उनको वह बसाने वाले भी यही लोग थे, उखाड़ने वाले भी यही लोग थे। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यही है कि कानून व्यवस्था का जब जिक्र हो रहा है तो मथुरा का नाम लेना जरूरी हो जाता है। आपने बार बार मेरे आंकड़ों को नकार दिया, आप झुटला दिया, आपने कहा एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं आप गलत आंकड़े लेके बैठे हैं, शायद हो सकता है गलत होंगे, आप कह रहे हैं, इसलिए मेरे आंकड़े गलत नहीं है। लेकिन मथुरा में जो हम लोगों ने देखा, इनपुट गलत, आपकी जितनी भी एलआईयू की टीम ने जो रिसर्च की थी वो रिसर्च फेल हो गई। 2 साल तक आप लोग पालते रहे। अभी बोल रहे थे अरुण जी कि वहां पर आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, लाइट का कनेक्शन उनको मिल गया, इतना कुछ होता रहा, सरकार अनभिज्ञ रही, प्रशासन अनभिज्ञ रहा, पुलिस का तो कहीं लेना देना ही नहीं था। जी, पहली डिबेट में भी आपको बताया था, मोदी जी अलग अलग प्रदेशों की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो आप मेरी बात को गौर से सुनिए, जो मुझे बोलने का मौका दीजिए।
आपने उत्तराखंड में देखा होगा, उन्होंने हरीश रावत जी की सरकार को स्थिर करने के लिए ड्रामा किया, वह काम किए। ऐसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए अपने लोगों को वहां अंदर बाग में घुसाया। ये उन्हीं के लोग थे और उन्होंने पुलिस को देखते ही गोली चलाई, जबकि पुलिस गेट तक भी ढंग से नहीं पहुंची थी। तो आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। और राम वृक्ष यादव से हमारा क्या मतलब हो सकता है, आप हमें ये बताइए। खाली आप जाति के नाम पे उसको हमसे जोड़ते हैं क्या? मतलब नहीं है तो पेंशन कौन दे रहा है? समाजवादी सरकार दे रही है, पेंशन तो अरुण जी को मिलती है। अपराधियों को पेंशन दे रहे हैं, मुकदमे कायम है। अभी अरुण जी अभी यहाँ से निकलते ही सुभाष जी गेट पे जाते ही किसी को गोली मार दें तो हमें पेंशन रोकने में टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम रोक देंगे। और सुनिए, इन्होंने कहा बिजली का कनेक्शन, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, कोई हथियार नहीं दिया गया, कोई राशन कार्ड नहीं बना। आप ये मुझसे दोबारा डिबेट कर लें, दोबारा बता दें, मैंने कि अगर इनकी बात सही होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन हथियार तो अंदर गए, हथियार अंदर गए। अभी मैं यहाँ आया हूं आपके स्टूडियो में, मैं क्या लेके आया हूं? आपने मुझे चेक किया क्या? आप चेक हो चुके हैं, आपको मालूम ही नहीं है? चेक होता है। पुलिस प्रशासन यहाँ मेरे ऑफिस में आना या मेरे स्टूडियो में आना बात नहीं है, लेकिन जहां आप जौहर बाग के अंदर घुसते हैं, जहां पर एक हथियार नहीं, बम थे, बारूद था, माइनिंग वहां पर बिछा रखी थी, बहुत बड़ी प्लानिंग वहां हो रही थी। आपकी कानून व्यवस्था लचर कानून व्यवस्था का उदाहरण था, आप मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके कहने से या अरुण जी कहने से नहीं मानूंगा। जांच चल रही है उसमें, क्या आपने देखा नहीं? उसमें सामने आ जाएगा। क्या आपने देखा नहीं मथुरा में क्या हुआ? आप खुद कह रहे हैं गोलियां अंदर से चली, अंदर गोलियां। मैंने कहा ना, इन्होंने अपने लोग, बीजेपी के लोगों ने पेड़ों पे बैठा दिए थे, छतों पे बैठा दिए, सीधी गोली चली। और अजीब सा सवाल है सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण वशिष्ठ जी आपका भी और मंजीत जी आपका भी। चर्चा जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर थी, उम्मीद यह थी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, 4 साल बीत गए, कानून व्यवस्था क्यों नहीं बदली, क्यों नहीं बदल रही है? काम करना नहीं चाहता कोई, या काम करने के बावजूद भी जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो काम नहीं कर रही है? ये सवाल तब भी था, आज भी है। लोहिया से लेकर अगर मुलायम तक के दौर को देख लें तो हालात बहुत कुछ बदले हैं और बहुत कुछ बयां करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहां हो रही हैं। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।